छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेस पर। देखते हैं आज मैं आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूं। गॉस की प्रमेय आपके पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इस यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय का टॉपिक हमने डाल रखा है गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हम इसका सिद्धांत पढ़ लेंगे, अर्थात इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे, गॉस की प्रमेय होती क्या है। परिभाषा पहले पढ़ देता हूं, फिर मैं बोर्ड पर लिख भी दूंगा। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ ले लें, कोई भी बंद पृष्ठ, किसी भी आकृति का कोई बंद पृष्ठ ले लें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। परिभाषा आप स्क्रीन पर देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं लिखे दे रहा हूं। परिभाषा हमने लिख दी है, आप परिभाषा को स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। परिभाषा मैं एक बार फिर पढ़े दे रहा हूं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। परिभाषा आपने नोट कर ली होगी आशा करता हूं। अब इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं गॉस की प्रमेय का निगमन। तो निगमन के लिए हमने चित्र बना रखा है। चित्र में एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसके भीतर बिंदु ओ है जिस पर आवेश प्लस क्यू रख दिया हमने। अब आवेश के कारण एक फील्ड उत्पन्न होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। अब बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव एक डी हमने ले लिया। क्षेत्रफल अवयव कहें या लघु क्षेत्रफल कहें, बात एक ही है। इस बात को आप समझ लेंगे। क्षेत्रफल अवयव, कहीं कहीं किताबों में क्षेत्रफल अवयव लिखा है, कहीं कहीं किताबों में लघु क्षेत्रफल लिखा हुआ है। क्षेत्रफल अवयव डी है, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस पर लंब होगा, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर सदैव क्षेत्रफल पर यानी अपने पृष्ठ पर लंब होता है। तो ये लंब होगा, यानी कि इसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? तो आवेश प्लस क्यू के कारण उसको और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अर्थात वैद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है और जहां पर आवेश रखा है उस रेखा को मिलाने के अनुदिश ही हो सकती है, इसकी अन्य कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती है। तो इसकी डायरेक्शन हो गई E और यहां दिखाई गई है, और इसकी डायरेक्शन DA है। तो दोनों की डायरेक्शनों के बीच कोण कितना है? थीटा है। अब इस लैंग्वेज को हम लोग लिख लेंगे। तो लैंग्वेज हमने लिख रखी है। माना आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव DA है। बिंदु P पर E और DA के बीच कोण कितना है? थीटा है। तो यानी कि कोण आपको मालूम हो गया, और क्षेत्रफल, ये जो E क्या है वो वैद्युत क्षेत्र होता है और DA क्या है? ये क्षेत्रफल सदिश है। अतः क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोग इसके डेरिवेशन के पार्ट को पढ़ेंगे। तो डेरिवेशन के पार्ट को हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? तो चूंकि ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, इसलिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? D फाई E छोटा है, इसीलिए छोटा मान यहां पर भी आएगा। D फाई E बराबर हो जाएगा E डॉट DA। इन दोनों को हल कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? D फाई E बराबर हो जाएगा E DA कास थीटा। ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले चैप्टर में हमने E का मान पढ़ रखा है। तो E का मान क्या होता है? चूंकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये वाला मान यहां रख देंगे, इसलिए D फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर DA कास थीटा। ये इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी चैप्टर में
पिछले वीडियो में हमने घन कोण की परिभाषा पढ़ी थी। घन कोण की परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें जो ये वाला मान है, आप इसका गोला नहीं करेंगे, ये वाला जो मान है वो घन कोण हो जाएगा, ये वाला मान घन कोण हो जाएगा। वैसे तो घन कोण केवल dA/r² ही होता है, लेकिन जब दिशा करेक्ट ना हो, दिशा जो है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो है वो दूसरी दिशा में हो जाए, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हम उसका घटक लेकर उसको हल करते हैं। तो ये वाला मान आपका क्या हो जाएगा, घन कोण कहलाएगा। तो ये वाला मान आपका क्या हो जाएगा, घन कोण। तो यहां लिखे दे रहा हूं dA cos θ/r² बराबर d ओमेगा। ये क्या होगा, आपका घन कोण हो जाएगा। ये इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये घन कोण वाला मान हम इस वाले डेरिवेशन इसमें रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, d phi e बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा आ जाएगा। तो ये हमने एक मान प्राप्त कर लिया। अब इस मान के सहारे, ये तो हमारा क्या था, क्षेत्रफल अवयव के कारण था। अब हमको क्षेत्रफल अवयव से काम तो हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव तो पूरे पृष्ठ का थोड़ा सा ही भाग है, हमको चाहिए पूरा पृष्ठ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, फाई ई आ जाएगा केवल, और यहां पर समाकलन का हम लोग चिन्ह लगा देंगे। तो ये बंद समाकलन का चिन्ह लगेगा और ये आ जाएगा। हमने अब यहां पर समाकलन योग्य केवल एक ही पद है, तो हम इसको लिख लेंगे, ये बाहर आपका हो जाएगा। अब इसके आगे समाकलन मान रख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। चूंकि बंद समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई आशा करता हूं आपको गॉस की प्रमेय समझ में आ गई होगी। तो गॉस की प्रमेय को हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं फटाफट रिवीजन में, और फिर सारे पदों को स्टेप बाय स्टेप में क्लियर कर दूंगा। यदि आपको कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो उसे आप लोग पुनः हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फटाफट रिवीजन। माना आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ, ये वाला आपका आवेश प्लस Q है और ये एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर रखा गया है। O से R दूरी पर एक बिंदु, R दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है। अब इस पर जो है बिंदु P के चारों ओर आपका क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। अब यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इस dA पर हम लोग क्या देखते हैं, तो dA पर आपको समझ लेना है कि dA पर E और dA के बीच कोण हमेशा थीटा बनाना है, कि गॉस की प्रमेय में E और dA के बीच आपको कोण हमेशा चाहिए ही चाहिए, अन्यथा डेरिवेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो कोण आपका कितना है, थीटा है, जहां वैद्युत क्षेत्र E और dA जो है वो क्षेत्रफल सदिश है। कोण होने का एक लॉजिक और है, ये अनियमित आकृति है। गॉस की प्रमेय जो है सभी प्रकार की आकृतियों के लिए सत्य है। आकृति कैसी भी हो, गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो हम सबसे पहले हमारा क्या कार्य रहेगा, क्षेत्रफल अवयव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और उसके बाद में जो है
वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे और उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ के लिए ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल अवयव डीए, ये गोला आपको नहीं बनाना है, हमने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डीए, और ये वाला मान यहां पर ई डीए कॉस थीटा, ये कक्षा 11 में कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये वाला अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ई का मान रख देंगे। ये पहले चैप्टर में इसका वीडियो आपको प्राप्त हो चुका होगा, नहीं प्राप्त हुआ है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। तो यहां पर ये वाला मान रख देंगे। जब मान रख देंगे तो हमको इस प्रकार का मान प्राप्त हो जाएगा। ये गोला भी आपको नहीं बनाना है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। ये डीए कास थीटा बटे आर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, घनकोण होता है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये वाला मान यहां रख देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब संपूर्ण लेंगे तो हमारा जो डी फाई ई था ये छोटा सा था, जब पूरा मान लेंगे तो फाई ई आ जाएगा। मान रख देंगे, हल छोटा सा एक समाकलन। अब समाकलन इसमें भी नहीं करना है, इसमें केवल समाकलन की कंडीशन का इस्तेमाल किया गया है। ये डी ओमेगा क्या है, घनकोण, और ये बंद समाकलन है, अर्थात संपूर्ण घनकोण चाहिए, और संपूर्ण घनकोण का मान जो है वो 4 पाई होता है। तो ये वाला मान यहां रख देंगे और गॉस की प्रमेय आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि इसके भीतर कई आवेश हो, यानी कि जैसे यहां पर आपका Q है, Q1 हो, Q2 हो, डॉट 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 Qn हो, तो ये गॉस की प्रमेय का ये जो रूप है ये फाई ई क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 डॉट डॉट डॉट। अर्थात ये प्लस माइनस चिन्ह सहित हो जाएंगे, आवेश जैसे हैं वैसे ही आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। प्लस माइनस चिन्ह सहित आवेश रखेंगे, मान रखेंगे। गॉस की प्रमेय का ये महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तार सीधा है, अनंत लंबाई का है, ये ऊपर नीचे कट का निशान आपको लगाना अनिवार्य है, इससे स्पष्ट हो जाए कि तार और लंबा है। अनंत लंबाई का सीधा तार है, इसके समीप जो है कोई बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे कि अनंत लंबाई का सीधा तार है, उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसके लिए ये तार आपका रेखा के रूप में है, तो इसमें परिभाषा महत्वपूर्ण है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। रेखीय आवेश घनत्व की ये परिभाषा आपके लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा हमने लिख दी है। परिभाषा, यदि किसी चालक तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर Q बटे L, कूलाम प्रति मीटर होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब इसके पश्चात निगमन के भाग को हम प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है जिसके चारों ओर हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच रखा है। इससे r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम लोग पहले लैंग्वेज लिखेंगे और उसके बाद में डेरिवेशन करेंगे। लेते हैं। माना अनंत लंबाई का तार है जिसके समीप r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम r त्रिज्या और L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे।
गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर जो है वो क्षेत्रफल अवयव dA है और इस dA पर E और dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। क्यों? क्योंकि आवेश की सममिति के कारण E जो है वो त्रिज्यता बाहर की ओर दृष्ट होगा और क्षेत्रफल तो लंब होता ही है अपने पृष्ठ पर, इसलिए दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब निगमन का मुख्य पार्ट, अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर EDA, ये क्या हो जाएगा आपका EDA cos 0 हो जाएगा, क्योंकि DA के इनके E और DA के बीच में कोण 0 है, तो ये EDA रह जाएगा। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? EDA, इसमें से E बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? केवल DA बचेगा। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। आगे का पार्ट देखने के लिए यहां पर हमने किसका समाकलन किया है? तो DA का ये 2 पाई RL हो जाएगा। ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो आपका क्या आ जाएगा? फाई E बराबर E इंटू 2 पाई RL। अब इसके पश्चात क्या होगा? आप यहां पर जो हमने चित्र मिटा दिया है उसमें समतल पृष्ठ पर जो है वो E और DA लंबवत होंगे। समतल पृष्ठ पर E और DA क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो ये लैंग्वेज लिख देंगे आप लोग, लैंग्वेज में छोड़े दे रहा हूं। यहां पर आपको थोड़ी भाषा लिखनी है। समतल पृष्ठ पर E और DA परस्पर लंबवत होंगे, जिसके कारण समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर यही मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब गॉस की प्रमेय लिख देंगे। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय हमारी क्या कहती है? फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, यहाँ Q का मान लैम्डा L रख देंगे, ये दोनों मान बराबर कर देंगे। ये एप्सिलॉन 0 बराबर E डॉट 2 पाई RL आ जाएगा। तो यहाँ पर L कैंसिल हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा 1 अपान, ये हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये आपका डेरिवेशन इसका हो जाएगा। बहुत आसान डेरिवेशन है, तो इसको आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर DA का मान क्या हो जाएगा? 2 पाई RL। 2 पाई RL कैसे होगा? क्योंकि ये बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है। तो ये वाला मान यहां रखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स ये आ जाएगा। ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ पर भाषा लिखनी आपको है। भाषा मैंने आपको बोल के बता दी है कि समतल पृष्ठों से, बेलन के समतल पृष्ठों से E और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि समतल पृष्ठों पर E और DA परस्पर लंब हैं। तो ये आप मान लिख लेंगे और उसके बाद में अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान इतना ही रह जाएगा। तो गॉस की प्रमेय लगा देंगे और ये रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा हम पढ़ ही चुके हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर मान रख देंगे और हल कर लेंगे, निगमन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब प्रारंभ करते हैं गॉस की प्रमेय का अगला अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग के अंतर्गत एक समतल प्लेट है, समतल चादर है, जिसके कारण उससे बाहर कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो निगमन में पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है
अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये जो निगमन है इसमें एक चादर है, चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। चादर आपकी अचालक है, चादर आपकी जो बनी हुई है ये वाली, ये कैसी है? अचालक है। अचालक चादर पर आवेश कहाँ होता है? तो अचालक चादर पर आवेश जो है वो उसके पूरे पृष्ठ पर जो है एक समान रूप से वितरित रहता है, उसके पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ पर नहीं, पूरे आयतन में, यानी कि भीतर ही होता है। इसलिए इसको देखो भीतर दिखाया गया आवेश है। हमने क्या कर लिया इसके लिए? तो इसके लिए ये जो सिग्मा लिखा हुआ है, ये जो शब्द है ये क्या है? ये आधी नाम मतलब सिग्मा है, इसका नाम क्या है? सिग्मा बराबर आपका क्या होता है? क्यू बटे ए होता है। सिग्मा जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यानी कि पृष्ठ का आवेश घनत्व है। तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। इसका यूज इस निगमन में करेंगे। तो हम लोग इसके लैंग्वेज लिख लेते हैं और लैंग्वेज के बाद में हम लोग जो है आगे की बात को समझेंगे। तो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, आप इसको बोर्ड से नोट कर लेंगे। आपकी लैंग्वेज लिख गई है, मैंने लैंग्वेज लिख दी है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं या इसको देखकर नोट कर सकते हैं। मैं इसको समझाने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। तो समझते हैं कि ये कैसे लैंग्वेज आप तैयार करेंगे। तो चित्र देखेंगे, यहां पर चित्र बना हुआ है। माना अनंत विस्तार की समतल ये अचालक प्लेट है को आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस पर क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। चादर के समीप r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब करना क्या है? P के सममित चादर के दूसरी ओर बिंदु हम लोग क्या करेंगे? P डैश मान लेंगे। बिंदुओं P और P डैश से होकर गुजरने वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। बिंदुओं P और P डैश से होकर गुजरने वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे और उसके पश्चात जो है इन समतल सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले ज्ञात कर लेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया है। अब आवेश की सममित है तो E की दिशा कहाँ होगी? दोनों तरफ एक जैसी होगी, इधर दूर की ओर, दूसरी तरफ भी दूर की ओर ही होगी, क्योंकि आवेश प्लस है। आवेश प्लस का आप गुण पढ़ ही चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या बल इनकी दिशाएं कहाँ होती हैं? दूर की ओर होती हैं। तो दूर की ओर हो जाएगी। तो दोनों एक ही E और DA दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि DA क्षेत्रफल वेक्टर है जो अपने क्षेत्रफल पर लंब होगा। तो ये दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। अब उसके पश्चात हमने गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये वाली आपको लाइन अभी क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही होगी। इस लाइन को मैं अभी ऊपर पुनः लिखूंगा, इसको ऊपर पुनः लिखूंगा। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं हट जाता हूं और फिर मैं इसको मिटा के दूसरा आगे का प्रोग्राम आपको सेट करके दिखाता हूं। अब आप लोग आगे देखते हैं, आगे समझेंगे। हमने डी फाई जो वहां नीचे छूट रहा था उसको हमने मिटा के यहाँ लिख लिया है, यानी कि दोनों समतल सिरों से होकर गुजरने वाला आपका जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए एक पृष्ठ का, डी ई डॉट डी ए दूसरे पृष्ठ का, यानी कि दोनों पृष्ठों का मान आ गया। तो ये जुड़ के दोनों क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2EDA cos। और इसका हमने फंक्शन सूत्र पहले ही पढ़ रखा है, जिनको नहीं मालूम हम लोग याद कर लेंगे। ये कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। A डॉट B बराबर AB cos थीटा। AB क्या है? इनके परिमाण होते हैं। मान हमने रख दिया cos, यहाँ पर कोण चूंकि एक ही दिशा में इसलिए कोण 0 हो जाएगा। कोण 0 हो जाएगा तो फिर आपको cos 0 की वैल्यू 1 होती, सभी को याद मालूम होगी। जिनको नहीं मालूम याद कर लेंगे। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है।
cos 0 बराबर 1 रख दिया तो ये 2EDA आ गया, 2EDA आ गया। अब हमको आगे क्या करना है, ये तो हमारा केवल समतल पृष्ठ हुआ। अब ये वक्री भाग है तो हम लोग अब वक्री भाग का लिख देंगे, वक्री भाग का लिख के उसके बाद में उसका मान 0 कर देंगे। वक्री भाग पर E और DA परस्पर लंब हो जाएंगे और इनके द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो मान वहां पर लिख देते हैं। तो इसकी लैंग्वेज देखते हैं। बेलन के वक्री भाग पर E और DA ये क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे, परस्पर लंब होंगे। कैसे लंब होंगे आप देखेंगे। E का डायरेक्शन तो वही रहेगा जो यहां पर है, लेकिन DA इस क्षेत्र पर DA ऊपर की ओर चला जाएगा तो ये परस्पर लंब होंगे। अतः बेलन के वक्री भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। आपका इसी लैंग्वेज से ही काम चल जाएगा, आपका इसी लैंग्वेज से ही काम चल जाएगा। अतः संपूर्ण गॉसियन, अब हम संपूर्ण गॉसियन का नाम ले लेंगे, नहीं संपूर्ण गॉसियन आ गया तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E बराबर, ये समाकलन कर देंगे। ये समाकलन क्षेत्रफल A पर ही है, क्षेत्रफल A। यहाँ बंद समाकलन का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक भाग का मान 0 है, केवल समतल पृष्ठ ही आपका लिया गया है। इसको अब हम लोग आगे हल कर देंगे और आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर आपका क्या गया, 2EDA और समाकलन का चिन्ह। हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करके क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, देखते हैं। 2E आपकी निश्चित राशि है, समाकलन से बाहर आ जाएगी और DA आपका केवल समाकलन बदलने वाला है, वो समाकलन के अंदर रहेगा। लेकिन यहां पर DA की वैल्यू है कितनी, केवल A, यानी कि क्षेत्रफल को केवल A ही मान रखा है, वो मान रख देंगे। ये तो हमने हल करके प्राप्त कर लिया। अब हम गॉस की प्रमेय लिख देंगे। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय हमारी कहती है Q बटे एप्सिलॉन 0। Q का मान इस सूत्र के अनुसार जो हमने पहले आपको समझा दिया था, Q का मान सिग्मा A आ जाएगा। तो Q का मान यहाँ सिग्मा A रख दिया। ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। इन दोनों की तुलना कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तुलना कर दी हमने तो 2EA बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0। A से A कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर बटे में आ जाएगा। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। यदि कहीं कोई दिक्कत लगे तो हमें आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने पूरा जो वीडियो बनाया है, पूरा सूत्र का निगमन किया है वीडियो का, उसमें आपको हर चीज हिंदी कंप्लीट लिख के दिखाई है और कंप्लीट निगमन बताया है। कहीं कोई संशय लगे तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवेशित, ये चालक शब्द लिखा हुआ है, शब्द को ध्यान रखेंगे। आवेशित चालक के समीप कोई स्थान है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने कल निगमन पढ़ा था, यानी कल जो आपने वीडियो देखा था, उसमें आपने देखा होगा आवेशित चालक, अचालक प्लेट थी। ये चालक प्लेट है और चालक प्लेट की विशेषता आप जानते हैं कि चालक पर आवेश जो है वो उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन कतई नहीं होना चाहिए। यदि अचालक प्लेट है तो आवेश या जो भी उसको जितना भी आवेश दिया जा रहा है वो उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होगा, जबकि चालक अगर जो प्लेट है तो उस पर आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर ही वितरित होगा, उसके भीतर आवेश की मात्रा शून्य होती है। इस बात को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को भी उसी प्रकार से ही समझेंगे।
ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसका चित्र देखेंगे। चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चित्र के अनुसार क्या है, चित्र में हमने एक प्लेट बना रखी है। प्लेट कह दें, चादर कह दें, बस परिमित लघु मोटाई होनी चाहिए, यानी कि जिसकी नाप ली जा सके। बहुत पतली चादर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चादर कह रहा है और चालक शब्द उसने इस्तेमाल कर दिया है, तो इसका मतलब उसके दोनों पृष्ठों पर आवेश वितरित होगा। पृष्ठों पर कहाँ वितरित होगा, तो बाहर सरफेस के ऊपर वितरित होगा, भीतर कोई भी आवेश नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि परिमित लघु मोटाई की आपके पास एक चादर है जिस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। तो आपके आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर लिखा हुआ है और दोनों तरफ प्लस आवेश है। हमारे पास ये जो प्लेट है या चादर है, ये लघु मोटाई की है और ये अनंत विस्तार की है, अनंत विस्तार की है। आवेश इसको आवेश जो दिया गया है, जो इसके दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी कि इसको एक प्लेट मान सकते हैं और इसको दूसरी प्लेट मान सकते हैं, जो निगमन हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा है। एक प्लेट एक तरफ और दूसरी प्लेट दूसरी तरफ के रूप में इसको मान सकते हैं। तो दोनों प्लेटें हो जाएंगी। दोनों प्लेटों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। सिग्मा के बारे में कल हम लोग जान ही चुके हैं। सिग्मा बराबर Q/A होता है। सिग्मा बराबर Q/A होता है। इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों नामों से जाना जाता है। अब हम लोग इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक साइड में हो जा रहा हूँ, लैंग्वेज आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, फिर हम लोग लैंग्वेज समझ लेते हैं। सबसे पहले आप चादर को देखिए। ये चादर यहाँ पर अनंत विस्तार की है, तो लैंग्वेज माना अनंत विस्तार की परिमित लघु मोटाई। लघु मोटाई का मतलब नापने योग्य एक समतल चालक। ये चालक शब्द याद रखना है। चालक प्लेट निर्वात या वायु में कहीं स्थित है। इस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लेट के भीतर आवेश शून्य है। हमने अभी आपको बताया था कि प्लेट यदि चालक है तो भीतर आवेश शून्य, और यदि अचालक है तो उसके भीतर ही आवेश होगा, बाहर सरफेस पर आवेश नहीं होगा। तो प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिग्मा का सूत्र मैं बता चुका हूं आपको। प्लेट को दो समतल आवेशित चादरों 1 व 2 से मिलकर बना मान सकते हैं। एक यहाँ लिखा हुआ है, 2 वहां लिखा हुआ, 1 व 2 से मिलकर बना मान सकते हैं। प्लेट के समीप एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये बिंदु P है, ये यहाँ बना हुआ है, ये बिंदु P है जहां पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बहुत आसान सा काम है, इसकी आप लोग गणना करने जा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो हमने चादर को 2 भागों से मिलकर बना माना, 1 और 2। तो चादर 1 के कारण और चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको लिखनी है। चादर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये सूत्र हमने पीछे पढ़ रखा है। E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये मान सिग्मा क्या है पीछे मैं लिख चुका हूं, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और चादर 1 थी इसलिए E1 है, चादर 2 होगी तो E2 हो जाएगा। और दोनों की दिशा, इसकी दिशा क्या होगी, तो चादर से दूर
की ओर, चादर के लंबवत चादर से दूर की ओर होगी, लेकिन शॉर्टकट में ही हम लोग लिख लेते हैं। अब दूसरा पार्ट प्लेट 2 जो दूसरी बनी है, चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 चादर से दूर की ओर। ये भी वही होगा, क्योंकि दोनों आवेश प्लस हैं तो दोनों के कारण दूर की ओर ही होगा। दोनों आवेश प्लस हैं तो दोनों के कारण दूर की ओर ही होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 और E2 के मान समान हैं और बिंदु P पर दोनों की दिशाएं भी एक ही हैं, अतः ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ के इनका आंसर प्राप्त कर लेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2। ये दोनों मान आपके जुड़ जाएंगे। E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 आ जाएगा। E बराबर E1 प्लस E2 आ जाएगा। अब मान रख देंगे, हल कर देंगे, आंसर आपको इसका प्राप्त हो जाएगा। मान रखते हैं हम लोग हैं E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। सूत्र वही, वो मात्रक आपका वही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, नहीं इस निगमन भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये निगमन कंप्लीट हो गया। यदि कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको गॉस के अनुप्रयोग का अगला विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है, इसमें 2 हमारी चादरें हैं जो अचालक हैं, जिन पर अलग अलग आवेश है। अभी तक हमने जो पढ़ा उन पर सब पर एक ही प्रकार का धन आवेश होता था, परंतु ये जो टॉपिक है इसमें हमारे पास 2 चादरें हैं जिन पर आवेश अलग अलग है, यानी कि एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश है। ये दोनों अचालक प्लेटें हैं, दोनों अचालक प्लेट कह लें या चादर कह लें। अचालक हैं तो आवेश इनके भीतर होगा। आवेश कहाँ होगा, इनके भीतर होगा। तो चलिए अब इनका हम लोग डेरिवेशन प्रारंभ करते हैं। लोग सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे और उसके बाद में इसको हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे और फिर इस निगमन को हल करेंगे। तो लैंग्वेज इसकी बहुत आसान है, थोड़ी सी लैंग्वेज है। तो इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, माना 2 समतल बड़ी अचालक प्लेटें हैं। माना 2 समतल बड़ी अचालक प्लेटें 1 और 2 हैं। यहाँ पर इसका नामकरण कर देंगे। प्लेट कौन सी 1 है, ये प्लेट कौन सी है, 2 है। प्लेट 1 है और प्लेट 2 हैं, जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर, एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर रखी हुई हैं। यहाँ पर दूरी मायने नहीं रखती है, क्योंकि हमने पीछे निगमनों में पढ़ रखा कि दूरी हमारे पास मानी तो हमने है, लेकिन दूरी निगमन में कहीं पर आती नहीं है। तो यहाँ पर दूरी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये फिर भी बहुत दूर नहीं रखी, समीप ही रखी हैं, क्योंकि आवेश का आप गुण जानते हैं, बहुत दूर पर की तीव्रता शो नहीं हो पाएगी। तो समीप ही रखी हैं, लेकिन कुछ दूर रखी हैं और समांतर रखी हुई हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोनों प्लेटें हैं। अब इनकी हम लोग हिंदी लिख लेते हैं। तो हिंदी में लिखे दे रहा हूं, आप बोर्ड से नोट कर लेंगे।
लैंग्वेज हमने पूरी बोर्ड पर लिख दी है, आप इसको नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं। मैं आपको लैंग्वेज समझाने जा रहा हूं। तो लैंग्वेज समझते हैं। माना दो बड़ी समतल अचालक है ये प्लेटें। प्लेटें कैसी आपकी जो हैं वो प्लेटें कैसी अचालक है, इसीलिए आवेश इनके भीतर दिखाया गया है। अचालक प्लेटें 1 और 2 हैं जो धन व ऋण आवेशित हैं, निर्वात या वायु में एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी गई हैं। ये क्या है? ये निर्वात, यहां शब्द पढ़ा लीजिएगा, ये निर्वात या वायु में एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी गई है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर है, मीटर स्क्वायर है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। अब हमने जो ऊपर हेडिंग डाल रखी उसमें या तो बीच में कह रहा है, वहां पर बीच में या बाहर, यानी कि दो स्थितियां हमने एक साथ लिख रखी हैं। तो पहले एक स्थिति को सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम बीच में मान लेते हैं। तो हमने माना है, माना प्लेटों के बीच बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लेटों कहाँ है? तो बीच में एक बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बीच में क्या होगा पहले समझ लेंगे, फिर इसकी छोटी सी लैंग्वेज लिख के निगमन कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। बीच में प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होगी और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होगी। तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। तो E2 भी इधर होगी और E1 भी इधर, यानी कि दोनों एक ही दिशा में होंगी। दोनों कहाँ होंगी? तो दोनों एक ही दिशा में आपकी होंगी। तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण आपकी जुड़ जाएंगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। हम लोग अब इसको आगे लिख लेते हैं। प्रथम दशा में जब हमने प्लेटों के बीच में बिंदु P लिया है, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E1 बराबर सिग्मा बटे प्लेट है ना, तो 2 एप्सिलॉन 0। प्लेट वाला वही जो निगमन हमने पीछे पढ़ा था, पीछे एक वीडियो में, इससे पहले के एक और पहले वीडियो में पढ़ा है हमने, वहां पर प्लेट, ये अचालक प्लेट वाला सूत्र हमने लगाया है। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। अतः बिंदु P, ये कहाँ है? मध्य पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के मान हमारे क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो हम मान इनके जोड़ देंगे। E बराबर E1 प्लस E2, दोनों के मान रख देंगे। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें कहां प्राप्त हुआ? तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें मध्य में प्राप्त हो गया। अब हम लोग आगे के पार्ट को पढ़ते हैं, यानी कि बाहर अगर जो कोई बिंदु है, यदि बाहर कोई बिंदु है, तो बाहर के लिए लैंग्वेज देखते हैं। माना बिंदु P दोनों प्लेटों के बाहर है,
तो प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, तो E2 मान वही, अतः बिंदु P ये कहाँ है, तो बाहर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, ये दोनों मान रखेंगे, जो मान रखेंगे तो दोनों के मान सेम हैं। जब दोनों के मान सेम हैं तो ये यहां पर घट के 0 आ जाएगा। इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। ई पर बिंदु P बाहर की ओर देखिए, दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, जिसके कारण ये दोनों मान घट के 0 आ जाएगा। तो पूरा निगमन कंप्लीट हो गया। 2 भागों में था, 2 पार्टों में था ये, यानी कि एक भीतर बिंदु था और एक बिंदु कहाँ था, आपका बाहर था। आशा करता हूं आज का आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगला टॉपिक क्या है, एक गोली कोष है, चालक गोली कोष है, जिसके कारण हम उसकी विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। विभिन्न स्थितियां कौन सी हैं वो भी आप समझ लीजिएगा। एक तो गोले के बाहर होगी, एक गोले के पृष्ठ पर होगी और एक गोले के भीतर है। गोला कैसा है, तो गोला चालक है। गोला कैसा है, तो गोला चालक है, यानी चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अब की लैंग्वेज आप जो है स्क्रीन से, मैं लिखूंगा नहीं, आपको मोबाइल के आपके स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई पड़ जाएगी, वहां से नोट कर लेंगे। हमने एक R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला लिया हुआ है। ये गोलीय कोष है जिस पर आवेश प्लस Q एक समान रूप से वितरित है, जिस पर आवेश प्लस Q एक समान रूप से वितरित है। तो इसकी विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, बाह्य बिंदु। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु की हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, शेष उसी प्रकार से आगे की समस्त लैंग्वेज एक ही प्रकार से, एक ही में तीनों निगमन कर लेंगे। और यदि आपको इंडिविजुअल कोई निगमन पूछता है तो पूरी लैंग्वेज उसी प्रकार से रहेगी। तो बाह्य बिंदु हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ पर आप स्क्रीन से नोट कर लेंगे दोनों तरफों से, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेस खाली, यहाँ पर लिखा दिखाई पड़ जाएगा, हमारे सामने आपको लिखा दिखाई पड़ेगा, वहां से आप नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोले के बाहर एक बिंदु ले लेंगे। बिंदु क्या कौन सा है, तो बिंदु P है, जिसकी दूरी कितनी है, R दूरी है। तो R दूरी कहां से है, तो इसके केंद्र से है, केंद्र से R दूरी पर बिंदु P है। तो क्या है, माना गोले के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है बाहर, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P से होकर गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। आवेश की सममिति के कारण गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगी। तीव्रता क्या होगी, समान होगी और बाहर की ओर दिष्ट हो जाएगी। बिंदु P पर जो क्षेत्रफल अवयव, हमने लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिया है, माना बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव है, माना बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA है। E और dA एक ही दिशा में हो जाएंगे। E और dA कहाँ हो जाएंगे, तो ये एक ही दिशा में हो जाएंगे। अब जब एक ही दिशा में हो जाएंगे तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, d phi E। जब ये दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। छात्र भैया लैंग्वेज को उतारना प्रारंभ कर दें।
माना गोले के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। O को केंद्र मानकर बिंदु P से गुजरने वाला R त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। आवेश की सममिति के कारण गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान व त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट होगी। बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर इसके तल पर लंब होगा। E व dA एक ही दिशा में हो जाएंगे, ये सदिश हैं, अतः इनके बीच कोण थीटा 0 होगा। अब डेरिवेशन के आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। अब आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। तो मैं लैंग्वेज लिखने जा रहा हूं। ये हमारी लैंग्वेज हो गई। अब हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात कर लेते हैं। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। इतना मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ dA हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। यहाँ dA हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। तो हम क्षेत्रफल का मान रख देंगे और E हमारा क्या है, नियत है। तो E नियत है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा के पुनः आगे लिखूंगा। हाई E आपने प्राप्त कर लिया, ये आ गया। ये कितना हो जाएगा, 4πr²। ये 4πr² क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका गोला है और ये गोले के क्षेत्रफल का सूत्र है। मान यहां रख दीजिएगा। तो φe का मान आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब अगला स्टेप हमारा गॉस की प्रमेय का होता है। अगला स्टेप हमारा गॉस की प्रमेय का है। हमने गॉस की प्रमेय भी लिख दी। अब इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, आपको निगमन प्राप्त हो जाएगा। ये मान हमको प्राप्त हो गया, एक सूत्र प्राप्त हो गया। लेकिन कभी कभी इसके आगे का भी स्टेप आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हमको गोले की त्रिज्या कैपिटल R दी हुई है। गोले की त्रिज्या हमको कैपिटल R दी हुई है, तो हम Q का मान दूसरा रख के इस मान को हल करेंगे। तो पुनः इसको देख लेते, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमने
डी फाई ये जो डीए है ये आपका कुल क्षेत्रफल है, इसका मान ये गोले के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या हम लोग इसको समझते हैं, गोले का ये गोले का क्षेत्रफल होता है कि ये मान यहाँ पर रख के इसको हल कर दिया गया है। तो दोनों मान बराबर हो जाए, एक गॉस की प्रमेय, एक आपने अपने आप जो आपका फ्लक्स निकाला है वो मान हल कर देंगे, ये निगमन प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, क्योंकि हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर में कुछ रिलेशन तो मालूम नहीं है, तो हमारे पास एक ही तरीका बचा है कि हम लोग इसमें आवेश के पृष्ठ घनत्व को इन्वॉल्व कर दें। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो आपका, सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए हो जाएगा। तो Q का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा ए का मान रख देंगे। तो अब जो ए का मान हम लोग रखेंगे वो हमारा कौन सा होगा, सिग्मा किसका है, इसका, तो इसका मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये मान यहाँ रख देंगे, इसलिए कभी कभी निगमन ये पूछ लेता है, क्योंकि ये वाला मान आपका इससे रिलेटेड आ गया, इससे रिलेटेड आ गया। यदि आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछेगा तो ऐसे, नहीं तो यही निगमन यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब कोष के पृष्ठ पर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कोष के पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ये दूरी कैपिटल आर थी वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगी, पहले तो उसी सूत्र से हम लोग लिख देंगे। ये तो उसी सूत्र से आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और अगर जो मान यहां रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। घनत्व सिग्मा के पदों में मान कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर और आर दोनों बराबर हो जाएंगे, ये मान कैंसिल हो जाएगा। अब अगला स्टेप हेडिंग आप लोग डाल लेंगे आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर मान बहुत आसान है, क्योंकि अंदर ये चालक गोला है, तो चालक गोले में भीतर कोई आवेश होगा नहीं, तो अंदर जब कोई आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ से आएगा। तो वही केवल आंतरिक बिंदु आप हेडिंग डाल के Q बराबर 0 करके और E बराबर 0 लिख देंगे। ये आंतरिक बिंदु की कंडीशन आपको लिख दी है। तो बहुत सिंपल सी थी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, शेष दोनों डेरिवेशन आपके दोनों पार्ट जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो में कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लगा आपको और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई या नहीं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए